चंपारण, भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। ये खबर कि महात्मा गांधी बेतिया आ गए हैं राजघराने तक पहुंच चुकी थी। सरकारी पत्र पहले आ गया था, लेकिन वास्तव में शहर में उनके आने से उठी खुशबूदार बयार का झोंका राजप्रासाद की मोटी दीवारें अंदर आने से नहीं रोक पाईं। गांधी के आने से आशंकित होने के बावजूद राज के अंग्रेज प्रबंधक और दीगर लोग उनकी राह देख रहे थे, इस उम्मीद में कि निलहों की समस्या खत्म हो तो शांति होगी, मालगुजारी की वसूली बढ़ेगी और उनकी हालत सुधर जाएगी। गांव जवार में महात्मा के आने की सूचना राजकुमार शुक्ल पहुंचा रहे थे, जो मोतिहारी से पहले ही लौट आए थे। करीब 2000 वर्ग मील के इलाके वाला बेतिया छोटा मोटा राज नहीं था, लेकिन तामझाम ऐसा था कि खर्च पूरा नहीं पड़ता था। आमदनी के स्रोत कम होते जा रहे थे। एक जमाना था जब बेतिया राज, उसकी शिक्षा प्रणाली, रहन सहन और कानून व्यवस्था के तरीकों की तूती बोलती थी, पर वो पुरानी बात थी। बेतिया राज पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नवेंदु चतुर्वेदी के मुताबिक उस समय संप्रदायगत सद्भाव में बेतिया की मिसाल दी जाती थी। बेतिया राज 9 पीढ़ी का राज है। 5 पीढ़ी उनके बच्चों का हुआ, वंश हुआ। 5 पीढ़ी के बाद उनकी लड़कियां हो गई, 2 पुत्री हुई। पुत्री बीमार थी, मरने वाली थी, एक मर भी गई। दूसरी को ठीक करने के लिए रोम से पादरी को बुलवाया गया। तो रोम से पादरी आए, वहाँ का जो रोटी होता है, पानी होता है, लेकर आए। उस पुत्री का इलाज किए, वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद राजा बोले कि किला के बगल में चर्च बनाइए, और उसी समय से यहाँ ईसाई का एक मजबूत किला बना। राजा हरेंद्र किशोर सिंह बेतिया राजवंश के आखिरी शासक थे। 19वीं सदी में उनके असमय निधन के बाद राज का बचा खुचा इकबाल भी जाता रहा। हालांकि राजवंश के पतन की शुरुआत उनके जीवन काल में हो गई थी और राज को भारी कर्ज लेना पड़ा था। कमाई का जरिया नहीं था, सारा काम ठेके पर होता था। इसी में निलही कोठियों की बनाई। 70 से अधिक कोठियां उसी दौर में बनी। इसका असर आम जनता पर पड़ा, लेकिन उसने संप्रदायगत समन्वय को छिन्न भिन्न नहीं होने दिया। इसका एक उदाहरण किले से लगी मस्जिद है। नवेंदु चतुर्वेदी कहते हैं कि जंगी मस्जिद वास्तु के साथ साथ सांप्रदायिक शिल्प का भी नमूना है। जंगी मियाँ बेतिया राज का बहुत करीबी था, सिपाही था। वो मैंने उसको रखा गया था जल्लाद के रूप में। तो उसको नमाज पढ़ने जाता था। तो राजा बोले कि कहीं दूर नहीं जाना है, हमारे किला के बगल में जाओ, और उसको 2-2.5 कट्ठा ज़मीन दिए बेतिया राज से। तो वहीं नमाज पढ़ता था। उसी ज़मीन पर आज जंगी मस्जिद बना है। बेतिया का नामी जंगी मस्जिद है। लगातार कर्ज में डूबते जा रहे बेतिया राज को बचाने के लिए प्रबंधक टी गिबन ने विलायत से 4.25 लाख पाउंड स्टर्लिंग का ऋण लिया, करीब 85 लाख रुपए। इससे तात्कालिक राहत मिली, पर सूद के भुगतान ने राज की कमर तोड़ दी। उधर निलही कोठियों ने मालगुजारी वसूलने का अधिकार हासिल किया और मनमानी शुरू कर दी। अब रियाया पर दोहरी मार थी। पहली बार बेतिया राज से उसका मोह भंग हुआ, क्योंकि निलही कोठियों को जमीनों के पट्टे राजघराने ने ही दिए थे। हालांकि राजा के यहां किसानों की सुनवाई अब भी थी, वे कुछ कर नहीं सकते थे। इसी बीच हजारीमल धर्मशाला में अपना बयान लिखवाने के लिए किसान पहुंचने लगे। महात्मा गांधी उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण हो गए थे। वे केवल बयान नहीं लिखवाते थे, कुर्ता हटाकर पीठ पर कोड़ों के घाव दिखाते थे, फसल उजाड़ने पर रोते थे, घर की औरतों की दशा पर बिलखते थे। उनके लिए
अब महात्मा सब कुछ थे। बेतिया के हर क्षेत्र में पिछड़ते चले जाने की एक वजह और थी। राजा हरेंद्र किशोर धार्मिक प्रवृत्ति के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पर राजकाज देखना उनके गुणों में शामिल नहीं था। वे प्रायः कलकत्ता में रहते थे। उनकी रुचि इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति में ज्यादा थी, बेतिया में कम। इससे राज की हालत जितनी खराब हुई, रियाया की उससे बदतर हो गई। इस सूरत में किसी का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर था ही नहीं। सब कर्ज के बोझ के नीचे दबे थे। मोतिहारी और बेतिया के गांवों में घूमते हुए महात्मा ने जो देखा, उसे उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार कहा। ऐसी दरिद्रता और विपन्नता के बीच उम्मीद का दामन पकड़े रहना उनकी दृष्टि में जनता में विद्यमान ईश्वरीय तत्व ही था। उसे किसी और तर्क से नहीं समझा जा सकता। महात्मा ने कहा, इस साक्षात्कार में अपने अधिकार का विचार करता हूं तो मुझे लोगों के प्रति प्रेम के अलावा और कुछ नहीं मिलता। प्रेम और अहिंसा में मेरी अटूट श्रद्धा के सिवा कुछ नहीं। उस समय बेतिया में किसानों की कंगाली और बदहाली का आलम यह था कि जीवित बचा रहना उनके लिए जीवन की बड़ी उपलब्धि थी। इच्छाएं तिरोहित हो गई थीं, बेहतर भविष्य कल्पना से परे था और उम्मीद नदी में बहते आदमी का तिनका। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। बेतिया के सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार सिन्हा कहते हैं कि वो चंपारण का सबसे निराशाजनक समय था। चंपारण का अंधकाल, उसका अंधकूप। उस दौर में उनको यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिलाएं, उनकी उन्होंने बहुत दुखद स्थिति देखी। बच्चों के शरीर पर वस्त्र नहीं था, महिलाएं अधिकांशतः उनको अर्धनग्न दिखाई दी, कपड़े नहीं थे, उनके स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं था। अधिकांश बच्चों के सर पर जटा था, औरतों का भी जो बाल था वो जटा के रूप में तब्दील हो गया था। सफाई की कोई योजना नहीं थी। महात्मा गांधी चंपारण में नील की तिनकठिया व्यवस्था से तबाह किसानों का हाल देखने आए थे, पर गांव में घूमते हुए उन्होंने महसूस किया कि इस क्षेत्र में वास्तविक बदलाव के लिए सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी दरिद्रता का तात्कालिक कारण तिनकठिया है, पर असल कारण है शिक्षा का अभाव। उनका ज्ञान दयनीय है। बच्चे मारे मारे फिरते हैं और माँ बाप 2-3 पैसे की कमाई के लिए उनसे पूरे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते हैं। गांधी संग्रहालय पटना के सचिव रजी अहमद कहते हैं कि महात्मा का उद्देश्य केवल तिनकठिया प्रथा का उन्मूलन नहीं रह गया था। आए तो थे उसी के लिए, लेकिन नज़र उनके ऊपर वहाँ पर हेल्थ और हाइजीन की बात करने लग गए, वो एजुकेशन की बात करने लग गए। पहला इस एजुकेशन का वो उसी पीरियड में उन्होंने गांधी 17 में बरहरवा लखनसैन में स्कूल खोला, भितरवार में स्कूल खोला, वृंदावन में स्कूल खोला। हेल्थ और हाइजीन का सबसे बड़ा गांधी ने जो आज भी हमारा एक मसला बना हुआ है। गांव के दौरे में महात्मा गांधी ने पूछताछ की तो पता चला कि किसी किसान को दिन की मजदूरी 4 आना मिल जाए तो वो अपने को भाग्यशाली समझता था। आमतौर पर यह उससे बहुत कम थी। पुरुषों को 10 पैसे, महिलाओं को 6 पैसे और बच्चों को 3 पैसे। यह भुगतान नियमित नहीं था, अक्सर प्रताड़ना के बाद मिलता था और कई बार गलती निकालकर कटौती के बाद। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।